सत्ता पर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है। हम वो समाज हैं जिसका लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है। हम वो समाज हैं जहां पर हर घर में लोग पढ़े लिखे हैं। हम वो समाज हैं जो सेनाओं में सबसे ज्यादा है। हम वो समाज हैं जो अब प्रशासनिक सेवाओं में आने लगे हैं। हम वो समाज हैं जो स्वाभिमानी है। इसी मंच में जहां पर हम खड़े हैं, इसी जगह पर मैं सुन रहा था कुछ वक्त पहले राष्ट्रवाद के बारे में बात हो रही थी। राष्ट्रवाद के बारे में काश मैं उनके सामने खड़ा होता तो मैं उनसे पूछता कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या होता है। मैं उनसे पूछता कि राष्ट्र की परिभाषा क्या है। क्या 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचना राष्ट्रवादियों का काम होता है? अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में लगाना, हमारे बच्चों को लाठियां भांजना, भ्रष्टाचार करना, जिन जंगलों के लिए, जिन पेड़ों के लिए हमारी माताएं, हमारी बहनें और शायद उनसे भी पहले हमारी नानियां, हमारी दादियां, जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, इतना घनिष्ठ संबंध हमारा प्रकृति के साथ है। उन पेड़ों को काटकर अपने नाकामयाब बच्चे, उनके लिए रिजॉर्ट बनाना, उनके लिए होटल बनाना, क्या ये राष्ट्रवाद है? खबर को आप लोग शेयर जरूर। समाज को गालियां देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? बैकडोर भर्तियां करना, क्या ये राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्र से बनता है राष्ट्रवाद और राष्ट्र बनता है समाज से, और समाज में होती हैं भिन्नताएं। उन भिन्नताओं के सम्मान की ही हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने समाज की, जिस समाज के स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसके मुंह पर बार बार तमाचे मारे जा रहे हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी वाला मामला हो, चाहे जहां पर हम लोग बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक मांग हो रही थी काफी लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र से कि हमें अपने लिए एक कॉलेज चाहिए, अलग एक कॉलेज चाहिए, क्योंकि कॉलेज जो पीजी कॉलेज है उसकी दूरी भी जो है काफी ज्यादा पड़ जाती है। अगर हम खत्री की, रायवाला की बात कर रहे हैं, आपके मुंह पे इतना जोरदार तमाचा मारा गया कि आप कॉलेज कॉलेज चिल्लाते रहे और आपके घर के बगल में कूड़े का ढेर लगा दिया। वो बार बार चुनौती देते रहे, आप बार बार मांगते रहे मूल निवास, आप मांगते रहे भू कानून, और फिर से एक तमाचा आपके ऊपर मारा गया और आपको दिया गया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप मांग कुछ और रहे हैं, आप रोजगार मांग रहे हैं। अभी हमारे साथ 2 युवा जुड़े हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो भी एक उदाहरण है। 21 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, वो नौकरियां मांग रहे हैं आपसे, और आपने उनको उठाकर जेल में डाल दिया सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने आपकी आलोचना करी, और वो सच्ची आलोचना थी, झूठ नहीं था। आपने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब जानते हैं ये क्यों किया जा रहा है? ये बार बार आपके स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये बार बार आपको आईना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं है, और राष्ट्रवाद कोई हमको सिखाएगा, राष्ट्रवाद कोई हमको सिखाएगा। हमारे हर घर में कोई फौजी है, हमारे हर घर में, हमारे हर कुटुंब में कोई ना कोई इस देश के लिए शहीद हुआ है। आप हमको राष्ट्रवाद सिखाओगे? हमारे यहाँ पे बच्चा होश बाद में संभालता है, भर्ती के लिए तैयारी पहले शुरू कर देता है। आप उस व्यक्ति को राष्ट्रवाद सिखाओगे? हमें राष्ट्रवाद किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, और खासतौर से उस जगह पर आप खड़े होकर हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे थे जिस जगह का नाम ही शहीद स्मारक है। यहां पर आप हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हो। तो अगर इनका राष्ट्रवाद भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उस राष्ट्रवाद को सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि समस्या राष्ट्रवाद में नहीं है, समस्या उन लोगों में है जिन्होंने राष्ट्रवाद का दुरुपयोग किया अपनी जेबें भरने के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद का दुरुपयोग किया हमारी बेटियों की अस्मिता लूटने में, हमारी जमीनें लूटने में, हमारे लड़कों को जेल में डालने में। हमें उनसे समस्या है। मूल निवास, भू कानून, क्यों चाहिए हमको मूल निवास? क्या मिलेगा हमें मूल निवास से? अगर हमें मूल निवास मिल भी जाता है तो मूल निवास से
क्या हमें नौकरी मिलेगी? क्या हमें संपत्ति का अधिकार मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? हमें एक पहचान मिलेगी, हमें अपना सम्मान मिलेगा, हमें अपना स्वाभिमान मिलेगा, क्योंकि मूल निवास में जो मूल है, वो मूल का मतलब है कि आप हो कौन, आपकी पहचान क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी भाषा क्या है। मूल निवास मांगा जा रहा है अपने मूल को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और मैंने पहले भी कहीं कहा था, अगर आप इतिहास पढ़ें, रामायण आप सब जानते हैं, महाभारत आप सब जानते हैं, अगर आप उन कहानियों के ऊपर गौर करें तो आप एक चीज पाएंगे कि एक समाज जब दूसरे समाज को नीचा दिखाना चाहता है, जब उसे कुचलना चाहता है, तो वो दो चीजों के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले उसकी संपत्ति और दूसरा उसकी महिलाओं की अस्मिता। रावण ने जब सीता हरण किया था तो वो एक चुनौती थी राम के लिए कि तुम्हारे कुटुंब की बहू को लेके जा रहा हूं, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो। यही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक लचर कानून बनाया, भू कानून बनाया और आपसे आपकी जमीनें छीन ली गई। दूसरा अटैक यूसीसी के माध्यम से आपके ऊपर किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये एक बहुत बड़ा कानून है जो कि इस वक्त देश के लिए आवश्यक भी है, लेकिन इसके जो दो प्रावधान हैं उनके साथ समस्या है। पहला प्रावधान है लिव इन रिलेशनशिप, जिसको एक बहुत फैंसी नाम दे दिया गया है, लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन अगर आप उसे ठेठ भाषा में बोलो तो वो है अवैध संबंध। वो अवैध संबंध है। आप में से मुझे कोई बताएगा कि कब हमारी संस्कृति में अवैध संबंधों को मान्यता मिली? वो गलत संबंध है, वो अवैध संबंध है। आपने उत्तराखंड को चुना, जिसको आप देवभूमि कहते हैं, धर्म नगरी कहते हैं। आपने अवैध संबंधों को रजिस्टर करने के लिए अगर कोई राज्य चुना तो वो उत्तराखंड चुना। आप जानते हैं क्यों? हरियाणा में करके दिखाते, राजस्थान में करके दिखाते, उत्तर प्रदेश में करके दिखाते। भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है इनको, लेकिन इनको पता है कि ये कमजोर समाज है, ये कमजोर समाज है। इनके मुंह पे हम कुछ भी थोपेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। और मैं कह भी रहा था कि हम कमजोर समाज नहीं है, हम कमजोर समाज नहीं है। इस देश की सुरक्षा में, उसकी रक्षा में सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया है तो इस समाज ने दिया है। ये भोला समाज है, ये भोला समाज है। ये वो समाज है कि जो विरोध भी अगर करता है, अगर आक्रोश भी अगर करता है तो नाचते गाते करता है। ये बात आपने भी देखी होगी कि चलते हैं हम विरोध प्रदर्शन पर, लेकिन चलते चलते भी हम डांस करते हुए चलते हैं। तो हमसे ज्यादा शांति प्रिय और कौन होगा? यूसीसी का जो दूसरा प्रावधान है वो प्रावधान है जिसमें जो हमारे मूल निवास से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ा है। हम मांग रहे हैं मूल निवास 1950 और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड में 1 साल से अधिक रहता है तो उस व्यक्ति को यहाँ का स्थायी निवासी मान लिया जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि पहली बात तो ये कि मूल निवास तो है ही नहीं, तो आप भी स्थायी निवासी, मैं भी स्थायी निवासी, कोई कल आया वो भी स्थायी निवासी, कोई 15 साल पहले आया वो भी स्थायी निवासी, और अब तो स्थिति ये है कि कोई 1 साल पहले भी अगर आया है तो वो भी स्थायी निवासी माना जाएगा। फिर से आपके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा गया कि तुम 1950 की बात कर रहे थे, लो यूसीसी। ये बार बार छेड़ने की कोशिश हो रही है, ये बार बार नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। और ये कर कौन रहा है? कई लोग तर्क देते हैं कि मुख्यमंत्री भी तो पहाड़ी है, आपके कैबिनेट में आधे से ज्यादा लोग पहाड़ी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री केवल नाम के धाकड़ हैं, काम के धाकड़ नहीं हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक फैसला खुद लेके दिखा दें, एक फैसला। मुख्यमंत्री वही करते हैं जो दिल्ली वाले चाहते हैं, दिल्ली वाले वही चाहते हैं जो हमारे व्यापारी चाहते हैं, बड़े व्यापारी, कारोबारी चाहते हैं, अंबानी, अडानी, गुजराती। जो जितना पैसा दिल्ली को देगा उतनी जमीनें उसको उत्तराखंड में दी जाएंगी। ये इस तरह का नेटवर्क है। तो ये जो तर्क दिया जाता है कि मुख्यमंत्री भी हमारे समाज से है, वो हमारे समाज से नहीं है, वो केवल मुखौटा है हमारे समाज का।
समस्या तो लगभग हम सब जानते ही हैं। पिछले अगर हम 2 साल 3 साल की बात करें तो मूल निवास संघर्ष समिति इस आंदोलन को बड़े जोर शोर से लेके जा रही है। लोगों तक जागरूकता अभियान के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को मोही डिमरी जी लेके जा रहे हैं, लुसुन टोडरिया जी लेके जा रहे हैं, जन जन तक उस आवाज को पहुंचा रहे हैं। लोग उनसे जुड़ रहे हैं क्योंकि समस्या तो सबको है। लेकिन पिछले एक महीने में जो उबाल लोगों में आया, वो उबाल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पीड़ा सबके मन में थी, लेकिन उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक मंच नहीं मिल पा रहा था। और वो मंच अगर किसी ने हमें दिया तो वो हमारे प्यारे मास्टर जी ने दिया। क्या लड़े साहब आप, क्या लड़े। मुख्यमंत्री बिठा दिया आपने, कैबिनेट मंत्री बिठा दिया आपने, घर घर घंटियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया कि राष्ट्रवाद के नाम पर एक वोट दे दो। क्या लड़े, इतिहास बना दिया आपने। और आपको याद रखा जाएगा इस बात के लिए कि समाज को आपने एक किया। जो समाज बटा हुआ था उसको आपने एक किया, उसको आपने इस बात का एहसास दिलाया कि तुम कमजोर नहीं हो, अगर संगठित हो तो तुम सुरक्षित हो, तुम शक्तिशाली हो। और ये एहसास आज हम लोगों के दिल में है कि हम अब केवल मार खाने के लिए नहीं है, अब अगर जरूरत पड़ी तो मारा भी जाएगा। अगर हम बॉर्डर पर मार सकते हैं तो यहां पर भी मार सकते हैं। वो जो आत्मविश्वास है वो इस इलेक्शन के बाद हम लोगों के अंदर आया। लेकिन फिर बड़ा सवाल होता है, अब आगे क्या, अब क्या करेंगे। अब फिर से किसी इलेक्शन का इंतजार किया जाएगा और फिर से हम अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि एक समाज के साथ दिक्कत यह है कि फिर से कोई नया मुद्दा आएगा, हम उस मुद्दे की तरफ चले जाएंगे, फिर कोई और मुद्दा आएगा, फिर हम उस मुद्दे की तरफ चले जाएंगे। ये लोग तमाशा दिखाते रहेंगे और हम लोग नाचते रहेंगे। तो अब आगे क्या है, आगे की राह क्या है, उसी राह के बारे में आपसे चर्चा करने, आपके विचार सुनने, हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं, किस प्रकार हमें संगठित होना है, उसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए ये स्वाभिमान शंखनाद रखा गया है। शंखनाद का मतलब है शुरुआत, और अब जो शुरुआत होगी वो संगठित शुरुआत होगी। तो उसका रूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि आंदोलन का काम इतना है कि वो आपको ये बताता है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो गलत लोग हैं। लेकिन आंदोलन का काम आपको विकल्प देना भी है। तो आपको ये एहसास तो करवा दिया गया है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब इसका दूसरा चरण ये भी होगा कि आपको एक विकल्प चाहिए, नहीं चाहिए, किस प्रकार का विकल्प चाहिए, इसका फैसला भी आप ही लोगों को करना होगा। तो मैं आप सबसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने विचार हमारे सामने रखिए और कोशिश करिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट हो वो यहाँ तक सीमित रहे कि आगे की राह क्या है, आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे संगठित हो सकते हैं। तो आगे की जो पूरी प्रक्रिया रहेगी वो यही रहेगी कि मंच जो है उस मंच के माध्यम से हम लोग आप लोगों से जुड़ेंगे, आप लोग हमसे जुड़ेंगे और मिलकर एक फैसला लेंगे। और मैं चौहान जी को निवेदन करना चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रावत जी, आपने अपने 5 मिनट के शब्दों में पूरा सार आपको बता दिया, मूल निवास यूसीसी से लेके, आंदोलन से लेके और आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होगी उसके बारे में आप लोगों से भी सुझाव भी मांगे जाएंगे। हमारे बीच में है श्री एस राणा जी, श्री ब्रिजपाल राणा जी, भगवती प्रसाद सकानी जी, एसपी खंकरियाल जी, जसपाल भंडारी जी, बीएस पंवार जी, करण सिंह रावत जी, वीर सिंह रावत जी, बीएस सजवान जी, विजेंद्र रतोड़ी जी और कमल सिंह राणा जी भट्टवाला जी से, हमारे भट्टवाला से पहुंचे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में विस्थापित पशुलोक से जो पहुंचे हैं, जगदम्बा रतोड़ी जी पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य रहे हैं, राजेंद्र सिंह पंवार जी, प्रताप सिंह पंवार जी, परवीन थपलियाल जी, नितिन नेगी जी, बुद्धि बल्लभ जी, भगवान सिंह राणा जी, प्रदीप पडियार जी, मुरारी गोसाई जी, आप सब लोग विस्थापित पशुलोक से पहुंचे हैं।
आपका भी हृदय से धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर। इसके बाद जो हमारे गिरदा के जो कनिष्ठ जो बालक है, हमारे जो गिरदा के बच्चे हैं, वो तैयार रहेंगे यहाँ पर। कनिष्ठ जी हमारे बीच में प्रदेश संयोजक युवा क्रांति विजय कर्नाटक जी राजेश रावत जी ऋषिकेश 14 बीघा से पहुंचे हैं। डॉक्टर मनीष भट्ट जी, अनिल राणा जी, सुरेंद्र भंडारी जी, कमल सिंह राणा जी, सुधीर रोतुड़ी जी ग्राम प्रधान है रानी पोगरी से, और बीच में भी हमारे इससे पहले जो कार्यक्रम आया था हमारे बीच में पहुंचे थे देशराज कंडवाल जी 20 बीघा से हैं, अनिल चमोली जी 20 बीघा से, अनुराधा कंडवाल जी 20 बीघा से, श्रेया कंडवाल जी 20 बीघा से, प्रताप सिंह परमार जी विस्थापित से, जगदम्बा प्रसाद रतोड़ी जी विस्थापित से हैं, गणेश विद्वान जी, प्रवीण थपलियाल जी, प्रेमलाल मैठाणी जी, राजेंद्र पवार जी, नितिन नेगी जी, दीपक थपलियाल जी, खुशवंत राणा जी, बुद्धि सिंह जी, मनीष निराला जी नैनबाग जौनपुर से हमारे बीच में है, धर्मेंद्र सिंह पवार जी उत्तरकाशी से हमारे बीच में आए हैं, अभी पंत जी नवानी जी ये ऋषिकेश से हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं कनिष्ठ जी आपकी टीम जो गिरदा वाली है यहाँ मंच पे आ जाए फटाफट, और इसके बाद आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे वक्ता के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे मेरे बड़े भाई सुधीर रावत जी। इस कार्यक्रम के बाद अपने विचार यहाँ पे रखेंगे कि हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे संगठित होना है और क्या हमारी रणनीति होगी। तो सभी बालक जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। क्या करेंगे? मैं तो जा रहा हूँ सबसे आगे, डब्बों पे जा रहा हूँ मैं तो आगे। चला भाई तुम वीडियो शेयर कर दिया कर मीटिंग बनाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। ख्वार्मकोट तेरो यू जला को, ख्वार्मकोट तेरो यू जला को, झलकी गल गंगे की धारा, मेरा हिमालय हिमालय गल गंगे की धारा, मेरा हिमालय। बद्री केदारा का द्वार छाना, बद्री केदारा का द्वार छाना, यो छना कनखल हरिद्वारा, मेरा हिमालय हिमालय कनखल हरिद्वारा, मेरा हिमालय। काली धौली का बल छाल जानी, काली धौली का बल छाल जानी, ये बटानन ठुला कैलासा, मेरा हिमालय हिमालय नन ठुला कैलासा, मेरा हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। धनमयेड़ी मेरो योजनामा, धनमयेड़ी मेरो योजनामा, ओ भयो तेरी कोखी महाना, मेरा हिमालय हिमालय तेरी कोखी महाना, मेरा हिमालय। मरी झूलो तो तरी झूलो, मरी झूलो तो तरी झूलो, ये झूला तारा बाना, मेरा हिमालय हिमालय देल प्यारा बाना, मेरा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय।
चलो आप लोग भी साथ धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इन बालकों के लिए। अब लगता है इन बालकों को देख के जिनके अंदर इतनी प्रतिभा है, और ऐसे ऐसे बालकों को अगर आप जेल में डोसोगे तो जनता मुकर्रनी होगी तो क्या होगा। मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध कर रहा हूं इस मंच से, आप सब लोगों के पास मोबाइल होंगे, आप लोग अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लें। सभी लोग अपना अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लें। मैं एक नंबर यहां से अनाउंस कर रहा हूं जो कि भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोग इस नंबर को नोट करें, और इसको नोट करने के बाद इसमें आपने मैसेज करना है अपना नाम, अपना पता, कि आप किस क्षेत्र किस जगह से हो, और अपना मोबाइल नंबर तो आपका ही जाएगा उसमें। फिर भी आप मोबाइल नंबर भी लिख देना जो आपका चालू होगा। मैं नंबर यहां से बता रहा हूं आपको, 844587 एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 844587 ये मूल निवास भू कानून समिति का हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप लोग मैसेज करके अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें, ताकि हम इस पूरे संगठन को विस्तार से बना के गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक, गांव गांव तक पहुंचाने में आप लोगों की भी इसमें अहम भूमिका हो। मेरे बीच में मेरे भाई वर्तमान के जो अभी पार्षद के चुनाव हुए थे, पार्षद जीते भाई सूरी भाई हमारे बीच में है। एक बार सूरी भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। सूरी भाई ने जो करके दिखाया उससे हमारा दिल गदगद हो गया। तो मैं सूरी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर। भाई रोशन उपाध्याय जी, कई लोग हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं, कईयों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जो अपना नाम भी देना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े, उनको अपना नाम देकर यहाँ पर मैं उनका नाम का यहाँ पर संबोधन यहाँ से कर दूंगा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो जो रहे होंगे राज्य आंदोलन में, हम लोग भी रहे, सभी लोग रहे हैं। ऐसा ही नहीं मिला, 94 से लेकर 6, 7, 8 साल तक पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चला, तब जाके उत्तराखंड राज्य मिला है। ये मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं। अगर आप लोग ये सोचें कि एक दिन में ही मूल निवास और भू कानून सरकार लागू कर देगी, तो जिस दिन हमारी रैली निकली थी 10,000 से ऊपर लोग थे, तो उसी दिन जो है मूल निवास और भू कानून लागू हो जाता। लेकिन ये लड़ाई लड़नी है, और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने नंबर जो आपको हम दे रहे हैं, इसमें प्रत्येक आदमी की, यह आंदोलन मोहित डिमरी का भी नहीं है, यह आंदोलन रोशन टोडरिया का नहीं है, यह आंदोलन सुधीर राय का नहीं है, यह दिनेश चंद मास्टर जी का नहीं है, यह आंदोलन हम सब का है। हम सब मूल निवासी, हम सब चाहते हैं भू कानून, इसलिए हम सबका आंदोलन है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आंदोलन बहुत हुए, आजादी का भी आंदोलन हुआ देश को आजाद करने के लिए। मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जो है, सबसे पहले उन्होंने तलवार उठाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन हमें 100 साल लग गए तब भी देश को आजाद करने में। तो वो क्योंकि उस समय जागृति नहीं थी, लोग जागरूक नहीं हुए, नहीं तो उसी समय जो है हमें आजादी मिल जाती। तो यह आंदोलन, ये हमने नंबर 2 दे रहे हैं, इसको आपने बृहत रूप से अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और इस आंदोलन में जो भूमिका मोहित डिमरी की होगी, वो भूमिका आपकी भी होगी, कि आप भी अपने दिल से कहेंगे कि हाँ भाई, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आप भी कहेंगे कि जब मूल निवास और भू कानून का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हम लोगों ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। आज मुझे भी गर्व महसूस होता है, आज लक्ष्मी बुढ़ा कोटी को भी गर्व महसूस होता है, आज कुसुम जोशी को भी गर्व महसूस होता है कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, तो हम भी अपने अपने क्षेत्र में उस आंदोलन में जो है शरीक रहे। आंदोलन में नाम प्रमाण पत्र मिलना ना मिलना वो अलग चीज है, लेकिन हमें महसूस होता है कि यार हमने उस समय राज्य की लड़ाई लड़ी थी, आज हमारे राज्य में शांति हो रहा है। तो मैं अभी हमारे बीच में सबल सिंह राणे जी राज्य आंदोलनकारी पहुंचे हैं प्रताप नगर से, टिहरी गढ़वाल से। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। महेश बीज जी पहुंचे हैं। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने बड़े भाई सुधीर राय जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार यहाँ पे रखेंगे हमारे बड़े भाई सुधीर राय रावत जी।
जो हमारे वॉलेंटियर हैं जो लोग यहाँ नहीं आ सके, आप सभी से निवेदन है आप लोग वहीं घर बैठ के जो कुर्सा लगा दें, हर बात को समझने का प्रयास करें और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आखिर हमारे उत्तराखंड में सभी लोगों से अनुरोध है, खड़े आज रहें। आप एक लंबी लाइन जो जरूरत है उसके लिए जो लोग आगे हैं, आप सभी लोग खड़े ना आगे आ रहे हैं, वो सब क्या संदेश आप सबको देना चाह रहे हैं, तो आप भाई सुधीर आ रहे हैं, जिससे नोट करूंगा कि अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद विनोद भाई। सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, बोल बद्री विशाल भगवान की, बोल केदारनाथ महाराज की, बोल गंगा मैया की, बोल यमुना मैया की। धन्यवाद। आज स्वाभिमान शंखनाद कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता, हमारी बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति, बुजुर्ग, हमारे जितने भी बुजुर्ग उपस्थित हैं और यहाँ के जो किसी भी कार्यक्रम, किसी भी सामाजिक सरोकारों और किसी भी आंदोलन को जो परिणति तक और घर घर तक ले जाते हैं, ऐसे सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम जिस भूमि में हैं उसे हिमालय का ताज भी कहते हैं। ये वो भूमि है जिसे हमारे महान ऋषि मुनियों ने इस भूमि को अपने मंत्रों से पवित्र किया है। इस भूमि में हमारे कई वीर सपूतों का बलिदान और उनका खून इस भूमि में शामिल है। हम इस मिट्टी से हैं, इस पवित्र भूमि से हैं। इस भूमि में हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान और आत्मा विराज करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस भूमि को हमारे हाथों से छीनने का काम किया जा रहा है। हमारा मान, सम्मान, हमारी पुरखों की विरासत बाहर के लोगों को बेची जा रही है। क्या ये होना चाहिए? कदापि नहीं होना चाहिए। हमारी जो विरासत है, हमारे संस्कृति है, वो हमारे में समाहित है और हम लोगों के बीच में उसका फैलाव होना चाहिए, नहीं कि भारी लोगों को इसको बेचने का काम होना चाहिए। मैं एक बात बहुत छोटी सी आपके समक्ष रखता हूं कि जब 1994 में उत्तराखंड राज्य का बिगुल फूंका गया था, बिगुल तो बहुत पहले से फूंका गया था, लेकिन हमारी मातृशक्ति और हमारे लोग बढ़ चढ़कर 1994 में जब उत्तराखंड राज्य के लिए निकले थे, हमारे युवा, हमारी माएं, बहनें जब सड़कों पर राज्य आंदोलन के लिए उतरी थी, तो सबका एक सपना था कि किस तरह का सपनों का हमारा उत्तराखंड होगा। क्या वो सपना आज हकीकत में बदला है? कदापि नहीं बदला है। हम लोगों ने सपना देखा था अपना कि हम लोगों की भूमि हमारे काम आएगी, हमारा जल, जन्नत, जमीन और हमारी जो विरासत है, पुरखों की विरासत, वो हम लोगों के काम आएगी। हमारे बच्चों, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे किसी भी बच्चे, हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, बहुत आगे साक्षरता बढ़ेगी, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। लेकिन हमारी वो सपनों को उत्तराखंड केवल सपनों के उत्तराखंड में ही रह गया। आज बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि किस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये लोगों को, ये हम सब लोगों को देखना होगा और समझना होगा। मूल निवास भू कानून, ये हमारी आज, जैसे अभी हिमांशु भाई ने बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको बता दिया कि हमारी जरूरत आज क्यों बनी है। क्योंकि हमारी
जो संस्कृति है और हमारी विरासत है उसको लूटने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और आज हमारी जनता निश्चित तौर से जो हम लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, उनको जागना होगा और ये समय जागने का है। अगर हम नहीं जागेंगे तो निश्चित तौर से हम ऐसे ही लुटते रहेंगे और ऐसे ही जो राजनीतिक षड्यंत्र हमारे खिलाफ होता रहेगा ये चलता रहेगा, ये इसका अंत होने वाला नहीं है। अभी हिमांशु भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हमारा आपने देखा होगा कि केरला जो है साक्षरता के नाम पे नंबर 1 देश है, नंबर 1 राज्य है और हम कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे नंबर में हमारी साक्षरता बहुत अच्छी है। 90% लोग हमारे हाँ पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, साक्षरता बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना ये मानना है कि जहां की जनता ज्यादा साक्षर हो जाती है, नियम कानून अड़ंगे वो सोचने पर मजबूर होती है कि यार कहीं मेरे से कोई गलत काम। जो आंदोलन है, जिस आंदोलन की अभी बात चल रही है, मूल निवास भू कानून आंदोलन की बात, ये कहीं ना कहीं आज बल का चुनाव हो गया, बल का। हमको अपना बल, जनता को अपना बल दिखाना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को बल दिखाने के लिए मैं समझता हूं, आपने देखा होगा अभी किसानों ने, हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से सरकार को बैकफुट में धकेलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं हमारी साक्षरता भी मैं मानता हूं कि इसमें रोड़े अटकाने का काम कर रही है। अगर हम आज भी जमीन से जुड़े होते, आज भी खेतों में हल लगा रहे होते, आज भी अपने डोफरों को साफ कर रहे होते, तो निश्चित तौर से मैं कहता हूं हमारे बाजुओं में दम भी होता और इस सरकार को चेताने का काम भी हम कर सकते थे। लेकिन आज वो समय है कि हमको जागना होगा, इस लड़ाई को लड़नी होगी। जब तक हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर से हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे। और आपने देखा होगा जिस तरह से आपने, अभी मैं इस चुनाव पे भी आता हूं, किस तरह से अभी तक तो हमारे बच्चों से रोजगार छीनने की बात हुई, हमारी सांस्कृतिक विरासत को तबाह करने की बात हुई, अब इन्होंने हमारी राजनीतिक विरासत को भी छीनने का काम कर दिया, हमको पन्नू बना दिया है, हमारे पंच नोचते जा रहे हैं, हमारे पंखों को तोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा ये चुनाव, मास्टर जी का चुनाव भी देखा होगा, मास्टर जी भी अभी याद होंगे, मैं समझता हूं अभी तो कोई भूला नहीं हुआ। भूल गए क्या मास्टर जी को? अभी ताजा चुनाव है, ताजा इतिहास है, अभी ज्यादा पुराने हम लोगों को भूलने की आदत है, मैं समझता हूं। लेकिन ये तो ताजी घटना है। किस तरह से हमारी राजनीतिक विरासत को छीनने का काम इस सरकार ने किया। नहीं मास्टर जी, ऐसा ही काम हमारे मास्टर जी इस नगर निगम के चुनाव में आपने देखा होगा। यही आदमी है वो, कैसे मैनिपुलेट करके एक व्यक्ति को जो हमारे गढ़वाली समाज से आता था, यही आदमी है वो आग लगाने वाला। सबको पता है, इतिहास सबको पता है कि जो हमारे गढ़वाली समाज से, हमारे पहाड़ी समाज से, हमारे उत्तराखंडी समाज से आता था, केवल एक व्यक्ति के चक्कर में ये पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया। और इतना बड़ा चक्रव्यूह रच दिया गया कि जिसमें हमारे कई अभिमन्यु शहीद हो गए, एक नहीं कई अभिमन्यु शहीद हो गए। तो ये चक्र किस लिए है? केवल हमारी राजनीतिक स्थिरता को खत्म करने के लिए। कहीं हम राजनीति में वो इतने ऊपर पायदान में ना पहुंच जाए कि जो इनकी मंशा है ये उस मंशा में अपना काम करने के लिए तत्पर हो जाए। हमारी जितनी भी राजनीतिक विरासतें हैं उसको खत्म कर दिया गया। एक आदमी को हराने के लिए प्रपंच और षड्यंत्र करके सीट को पहले आरक्षित किया गया। आरक्षित करने के बाद हमारे किसी भी व्यक्ति को ना देखकर एक बिहारी मूल के व्यक्ति को जो जिताने के लिए, क्यों? क्योंकि वो केवल और सिर्फ केवल एक विधायक का प्रतिनिधि के तौर पे वहां पे बैठेगा, बाकी सारा काम विधायक देखेगा। तो ये हमारी ये षड्यंत्र उनके द्वारा इसलिए किया गया ताकि हम अपने उसमें सफल ना हो जाए। उसका एक कारण है कि हमारी आवाज ना तो सदनों तक पहुंच पड़े, ना ही विधानसभा तक पहुंच सके। मैं इस बात में कहते ही गुरेज नहीं कर रहा हूं कि ये षड्यंत्र केवल इस बात का षड्यंत्र है कि हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारे स्वाभिमान को जो है दरकिनार करके सूक्ष्म बोलने के लिए ऑर्डर हो गया, क्योंकि वक्ता भी बहुत है।
लेकिन एक बात मैं आपसे यूसीसी जो हम पे थोपा गया सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जागने का वक्त है और हमें ये जागना होगा और हमें शहरों से, घरों से, मंचों से निकलकर सड़क पे आना पड़ेगा। अगर हमने अपनी अस्मिता को जिंदा रखना है तो हमें अपने सड़कों से अपने बच्चों, क्योंकि ये लड़ाई बहुत, जैसा कि अभी विनोद भाई ने बोला और हिमांशु भाई ने, ये लड़ाई बहुत लंबी होने जा रही है और ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी कि जब हम लोग अपनी हर धर्मिता और अपना जो उसको छोड़कर हम आगे सड़कों पर निकलेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मेरे को आदेश अब आगे तक पहुंचाने का काम होगा। उन सबको मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जब भी हमारी ग्रोथ आपसे होगी, आप एक आवाज देंगे तो हम कहीं पे भी खास सिलेंडर मिले तो हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे बीच में आशाराम जी, लेकिन हम जब तक हम अपना मूल निवास भू कानून 1950 हमारे बीच में स्वाभिमान सेना से संघर्ष करेंगे। उनका किन्नौर जी जो देहरादून के बड़वानी मेरे बड़े किन्नौर जी पहुंचे हैं, इनके साथ मेरे मैं बड़वानी अभी गवाही इनको से तन्मय जी, अब सागर हरियाणी जी, शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत हमारे प्रभारी हैं नरेंद्र रावत जी, स्वागत नहीं हमारे जी सिविल सोसाइटी है पहुंचे, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन को बर्बाद करने के लिए आंदोलन नहीं किया। उन्होंने आप लोगों से कहना चाहते हैं सपनों का उत्तराखंड बनाने की जनसभा आज होगी, आज खत्म नहीं हो जाएगी वो आज, लेकिन आप अपने दिल में हाथ रखते होंगे, इसलिए अब उम्मीद क्योंकि आप दिल्ली को और भूषण पटेला को ये मूल निवास भू कानून समिति के, अगर आप लोग अपने दिल में हाथ रख के बोलिए कि आप मूल निवास भू कानून समिति के साथ चलने को तैयार हैं कि नहीं है, हाथ उठा के बोलिए। देखिए, हमें किसी को हम धोखे में नहीं रखना है। मैंने शुरू में कहा, लड़ाई मोहित डिमरी की नहीं है, लूसन टोडरिया की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई हम सबकी है। इसलिए हम सबको अपनी भूमिका इसमें अदा करनी है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे सामने एक बोर्ड रखा है यहाँ पे, जहाँ पे ये सामने दिख रहा होगा आपको। इस लड़ाई के लिए मोहित डिमरी कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, मैं भी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, आप भी लैंडलॉर्ड नहीं है। हमने वहां पे QR कोड जनरेट कर रखा है ताकि जो लड़ाई हम लड़ें, उस लड़ाई में आप लोगों का सहयोग, आर्थिक सहयोग जो देना चाहता है वो उस QR कोड में स्कैन करके मूल निवास संघर्ष समिति को दे सकता है। वहां पे QR कोड लगा है ऊपर, आप QR कोड में सर्च करके गूगल पे जो भी करना चाहें वो डायरेक्ट समिति के पास जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, कल हमारे एक बालक को जेल में बंद कर दिया गया था, वकील की व्यवस्था करनी पड़ती है, कई चीजें, कई खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम सब लोग, उसमें हमारी सबकी भागीदारी हो। आगे से इस तरह की कोई भी वो हो तो हम लोगों का जो आर्थिक सहयोग रहेगा वो ऐसे कामों के लिए, हम लोगों का जनसभाएं हैं उसमें हम लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। आगे के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे ढालवाला से, हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और संघर्षशील नेता, कई वर्षों से देख रहा हूँ मैं हिमांशु भाई को, हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से, अमित ग्राम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं मंच में आए और अपने विचार यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा समय की हमारे पास पाबंदी है क्योंकि वक्ता बहुत है, लेकिन मुझे मालूम है आपके अंदर वो हुनर है कि आप सूक्ष्म शब्दों में भी बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर हमारे जो आगंतुक जितने हमारे यहाँ पे अतिथिगण पहुंचे हैं उनको आप एक अच्छा संदेश यहाँ पे देंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई हिमांशु बिजवान जी से, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे भाई के लिए।
एक बार अनुरोध करूंगा, जो लोग खड़े हैं भाई साइड में कुर्सियां खाली है, आप लोग कुर्सियों में आके बैठे। भाई हिमांशु बिजनौर जी। भाई साहब, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले आज स्वाभिमान संघनाथ रैली के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित उपस्थिति के चरणों में प्रणाम करते हुए, विशेष रूप से मातृशक्ति, हमारे तमाम बुजुर्गगण, हमारे तमाम नौजवान साथी, आप सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस आयोजन के लिए भाई जो समन्वय समिति के संयोजक भी हैं, भाई मोहित टिमरी जी, लोचन टोडरिया जी, और जिनका भी मैं संबोधन सुन रहा था, भाई सुधीर रावत जी, यहां से मेयर के प्रत्याशी रहे बहुत ही सम्मानित आदरणीय दिनेश चंद्र मास्टर जी, और सभी सम्मानित उपस्थिति, सम्मानित साथियों, एक नारे के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, मैं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरज बदलनी चाहिए, सूरज बदलनी चाहिए। सम्मानित साथियों, ये मूल निवास भू कानून ये हमारा मौलिक अधिकार है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि सुधीर राय भाई ने भी बोला कि जब उत्तराखंड आंदोलन की अलग की थी, उस आंदोलन में समस्या करी और हमारी मूल अवधारणा क्या थी, हमारी मूल अवधारणा के साथ कुठारघात किया गया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई मोहित टिमरी जी का, जिन्होंने आरख जलाने का काम किया और हमारे लोगों को चेताने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। सम्मानित साथियों, ये मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। आज ऐसा ना हो कि लोगों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये लड़ाई हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। और ऐसा है ये हम लोग यहाँ जनसभा के रूप में बैठक कर रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन 14 बीघा में एक छोटी सूक्ष्म बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाई संजीव सलसवाल जी, अभी नवनिर्वाचित पार्षद भाई सुरेंद्र भाई और हिमांशु रावत जी, उनके मैंने विचार सुने। अजय रमोला जी भी हमारे जो डालवाल से वो भी थे, उनके विचार सुने। उन्होंने कुछ बातें बताई। उन्होंने जो कहा, मैं मोहित भाई अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, और लोचन भाई टोडरिया जी और हिमांशु रावत जी, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी मूल निवास 1950 उसकी मूल अवधारणा क्या है, मैं समझता हूं अभी तक हम बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। जो हमारा मूल निवास 1950 है, अगर मूल निवास सशक्त मूल निवास हम लागू करते हैं 1950, तो ऑटोमेटिकली भू कानून स्वतः लागू हो जाएगा। और मैंने अनुरोध भी किया था इनसे कि एक लिटरेचर, बहुत बड़ा ना एक छोटा लिटरेचर के रूप में, मुझे खुद उस दिन बसंत पंचमी दिन मालूम हुआ कि हमारी मूल निवास 1950 की मूल अवधारणा क्या है। तो मैं सुधीर भाई आप सभी से, आप लोग बहुत स्टीमर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन लोगों को मूल अवधारणा इसकी मालूम नहीं है, हम सोचते हैं मूल निवास लागू हो जाएगा, हमारे मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो भी मैं समझता हूँ समय का अभाव है, वो समझाना संभव नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग एकजुट होकर अपने वाले भविष्य के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने उत्तराखंडियत की रक्षा करने के लिए एकजुट होकर हमारे इस आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जय उत्तराखंड, अपने हक लेके रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, मूल निवास पे हल्ला बोल, भू कानून पे हल्ला बोल। और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि ये जो आगाज हुआ है, जब तक आगाज को हम अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है।
और एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं सभी सम्मानित समिति के सदस्य, तो 24 घंटे आपका भाई आपके बीच में कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहेगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। और ज्यादा ना बोलते हुए बोल पहाड़ी हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, मूल निवासी हल्ला बोल, भू कानून पर हल्ला बोल, मूल निवास 1950 में हल्ला बोल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद हिमांशु भाई, आपने अपने जोश से जनसभा में और उत्साह भर दिया। 14 बीघे से हमारी अनिता पोखरियाल जी मुनि की रेती से पहुंची हैं। वंदना थलवाल जी पूर्व सभासद मुनि की रेती, सीमा बिजवान जी ढालवाला से हैं, किरण चौहान जी ढालवाला से, अनिता राणा जी 14 बीघा मुनि की रेती से, आरती चौहान जी 14 बीघा मुनि की रेती से हमारे बीच में पहुंचे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। शांति चमोली जी गुमानी वाला से हमारे बीच में पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस पूरी जनसभा का जो सार होगा वो आज के मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के जो हमारे संयोजक हैं मोहित डिमरी जी, जो अंतिम वक्ता के तौर पर हमें क्या करना है, कैसे चलना है, वो मोहित डिमरी जी आपको बताएंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में भाई लूसन टोडरिया जी जो हमारे बीच में है, भाई लूसन टोडरिया जी। इसके बाद 2 छोटी छोटी कविताएं भी हैं। भाई लूसन भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भाई लूसन टोडरिया जी के लिए, जो कि लगातार भू कानून और मूल निवास की लड़ाई लड़ रहे हैं। सूक्ष्म में अपने विचार यहाँ पे रखेंगे लूसन भाई। आवाज दो, आवाज दो, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद। साथियों, इस प्रदेश में 2 साल से भू कानून और मूल निवास के लिए आंदोलन चल रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां ये आंदोलन या बैठकें या रैली नहीं हुई। परंतु जिस उत्तराखंड की सरकार को मूल निवास भू कानून लागू करना चाहिए था, वो सरकार यूसीसी लागू कर रही है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, जिस यूसीसी के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, पूरे पहाड़ में कोई आवाज नहीं उठी, पूरे ऋषिकेश देहरादून में कहीं आवाज नहीं उठी, उस यूसीसी को इन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया गया है। इस सरकार को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमें भी यूसीसी चाहिए, पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, हमें उत्तराखंड सिविल कोड चाहिए, उत्तराखंड सिविल कोड। हमारी उत्तराखंड की सिटीजनशिप आपको बतानी पड़ेगी कि उत्तराखंड में मूल निवासी कौन है। अरे जो हजारों सालों से हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने खून पसीने से हिमालय को सींचा था और आज हमें इस राज्य में स्थायी निवासी बना दिया गया है और कल का आया हुआ वो कोई भी, तो क्या हमें इसको बर्दाश्त करना चाहिए? आप एक बात बताइए, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज को? जो कल आ रहा है वो फिर हमारी जमीनों पे भी डाका डाल रहा है, वो हमारे युवाओं की नौकरियों में भी डाका डाल रहा है और उसके बाद वो हमारे लोगों को, हमारे समाज को गाली दे रहा है। आज स्थिति ये हो गई है और जिस तरह से आपको इन सरकारों की मैं बात बताना चाहता हूं कि ये सरकार किस तरह से पहाड़ विरोधी सरकार है, उत्तराखंड विरोधी सरकार है। दिनेश चंद मास्टर जी को अपार समर्थन मिल रहा था, अपार प्रेम मिल रहा था, पूरा जन समर्थन मिल रहा था, लोग हजारों की संख्या में उनके पीछे चल रहे थे और मास्टर जी का जो डर दिख गया था इनको, उत्तराखंड की सरकार को, इन्होंने, हम सब जानते हैं कि जब हम ग्राउंड में घूम रहे थे, हम तो चुनाव में थे, हमें पता था कि मास्टर जी तो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, परंतु ये भाजपा की सरकार, ये पहाड़ विरोधी सरकार है, इनको पता था कि दिनेश चंद मास्टर जी मेयर बन जाते तो सिर्फ ऋषिकेश में नहीं, पूरे प्रदेश में एक जो पहाड़ियों की जो लहर थी, जो मूल निवासियों की लहर थी, उस लहर को गांव गांव पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था।
तो इन्होंने ऐसी धांधली कर दी कि अंदर अपने लोगों को बुला के अब किस तरह से पूरे प्रपंच तैयार रख के उन्होंने मास्टर जी को चुनाव हराने में विवश कर दिया। परंतु अब ये आग दुगनी नहीं चौगुनी रफ्तार से गांव-गांव पहुंच चुकी है। मुझे घर-घर से गांव-गांव से फोन आ रहे हैं। अब अल्मोड़ा से फोन आया, चमोली से फोन आ रहा है कि अब 2027 में हम सर को जवाब देंगे। भाजपा उत्तराखंड की सरकार को जवाब देने के लिए सब तैयार हैं। अब 2027 में ये बात तय होनी चाहिए, ये बात फैला दो कि पौड़ी का चुनाव हो या पिथौरागढ़ का चुनाव है, अगर भाजपा के कमल में बटन दबाओगे ना तो सीधा पासवान को पड़ेगा, सीधा पासवान को पड़ेगा, ऐसा डराना पड़ेगा। और एक नई ताकत खड़ा करने का समय आ चुका है। हमने अपने उत्तराखंड को बर्बाद होने से अब नहीं दे सकते। मेरे घर में मेरे पिताजी राज्य आंदोलनकारी थे, माताजी राज्य आंदोलनकारी थी, मेरी नानी राज्य आंदोलनकारी थी। मेरी नानी कह रही तो कहाँ जा रहा है, तो ऋषिकेश में मास्टर जी को हरा दिया। वो रो रही थी उस दिन। मुझे मेरी माँ का फोन आया, मेरी माँ ने नानी से बात कराई। आप देखिए जिन लोगों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, जिस राज्य में 42 लोग शहीद हो गए, आज हम किन चीजों के लिए हमें लड़ना था, हम लड़ रहे हैं मूल निवास भू कानून के लिए, उन मुद्दों के लिए जिन मुद्दों में राज्य आंदोलन के दौरान भी तो जल जंगल जमीन बचाने की बात हो रही थी और आज भी जल जंगल जमीन बचाने की बात हो रही है, अपने युवाओं को नौकरी देने की बात हो रही है। मैं मोहित भाई का धन्यवाद जताना चाहूंगा, आभार इसलिए जताना चाहूंगा कि मोहित भाई वो व्यक्ति है जिसने 2 साल से अपना घर बार त्याग के लड़ा है वो आंदोलन करने में, रैलियां करने में। कब सुबह होती है, कब रात होती है, कब खाना मिलता है नहीं मिलता, वो मोहित भाई वैसे ही सो जाता है और फिर अगले दिन उठ के मीटिंग का करता रहता है। आज ऋषिकेश में है तो कल फिर देहरादून में है, फिर टिहरी में है, गैरसैंण में है, चमोली में है। तो हमें उनको ताकत देनी है और हम सबको अब चाहे वो पासवान हो या अग्रवाल हो, सबको जवाब देने का समय आ गया है, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि इन्होंने बहुत हल्के में ले लिया अब उत्तराखंड के आवाजों को, युवा शक्ति को, मातृशक्ति को। अगर हम ये राज्य बनाने के लिए 42 शहादतें दे सकते हैं तो इस राज्य को बचाने के लिए हम इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे कि पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा दिल्ली तक आवाज जाएगी। अब हम झुकेंगे नहीं। और आज ऋषिकेश की महारैली की ये जनसभा के बाद पूरे उत्तराखंड में बैठकें होंगी, पिथौरागढ़ भी जाएंगे, अल्मोड़ा भी जाएंगे, उत्तरकाशी भी जाएंगे, चमोली भी जाएंगे, गैरसैंण भी जाएंगे। अब उत्तराखंड का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। और इस भाजपा सरकार को जो ऋषिकेश का चुनाव में इन्होंने पूरा का पूरा जो साजिश रची, इस ऋषिकेश की चुनाव की साजिश को पूरे प्रदेश भर में हम लोगों को गांव-गांव तक बताएंगे, पूरे घर घर जाएंगे, गांव-गांव दौड़ सभी पहुंचना। और एक बात मैं आश्वास दूं, आज अपने एक श्रीनगर कीर्तिनगर के जो मूल निवास संघर्ष समिति की जो टीम है उसका भी आभार जताना चाहूंगा, अरुण नेगी जी और सीएम चौहान जी। उन लोगों ने कीर्तिनगर और देवपुर में वो कानून मूल निवास के लिए जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, द्वार द्वार तक पहुंच रहे हैं और उन्होंने जनता को जगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। और आप सबको अब एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद मुझे नहीं लगता हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से हमारी नौकरियों में कब्जा हो रहा है, हमारी जमीनों में कब्जा हो रहा है, किस तरह से हमारे जो 2 युवा हैं, अंकुश चौहान को भी आपने कल देखा होगा, किस तरह से उस पे पुलिस गुड़गांव से उठा के उसको देहरादून रातों रात गिरफ्तार करके लाया गया, और सिर्फ इसलिए कि उसने नेशनल गैस में जो 1-1 लाख रुपए में जो मेडल बिक रहे थे उसका उसने पर्दाफाश किया, उसको अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट किया। मैं इन युवाओं का बहुत धन्यवाद जताना चाहूंगा कि ये युवा डरता नहीं है। अंकुश चौहान को जब ये ला रहे थे पकड़ के, अंकुश चौहान ने बोला, अपने फोन देने से मना कर दिया, बोला मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं पहले अपने वकीलों से बात करूंगा तब जाके मैं आपको कुछ बयान दूंगा। तो आज हमें इन युवाओं को ताकत देनी है, और ये सत्ता जो कर रही है कि रातों रात गुड़गांव से देहरादून जो लाई है अंकुश चौहान को, ये कोई कानूनी रूप से नहीं लाई है। कल जज ने फटकार लगाई है इनको, पुलिस वालों को और उत्तराखंड की सरकार को। ये तो एक किडनैपिंग हो रही है,
ये तो पुलिस द्वारा किडनैपिंग हुई गई है। तो आप ये लगाइए, एक व्यक्ति के खिलाफ मैंने केस इसलिए दर्ज किया था कि उसने पहाड़ी टोपी के लिए ये बोला था कि ये एक मुसलमानों की टोपी है, एक तानाशाह की टोपी है। तो वो एक सोशल मीडिया में, ट्विटर में एक फर्जी आईडी थी, उसके खिलाफ मैंने केस दर्ज कराया था और मैंने बोला था ये व्यक्ति कौन है, जिसको जेल में जाना चाहिए, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। परंतु उस व्यक्ति को पता नहीं लगा पाई है कि वो व्यक्ति है कौन। और अंकुश को पकड़ने के लिए जो पहाड़ की बात कर रहा है, जो मूल निवास की बात कर रहा है, बुकानून की बात कर रहा है, उसको ये गुड़गांव से पकड़ के ला गई रातों रात। आप बताइए इनका प्रशासन, जैसे कि आतंकवादी को ट्रेस किया जाता है वैसे ही अंकुश चौहान को ट्रेस किया गया है, इसके नेटवर्क को ट्रेस किया गया है, ये कहाँ रह रहा है, इसके गुड़गांव में इसके कमरे तक पहुंच गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार, शासन, प्रशासन, मुख्यमंत्री कितना घबरा गए हैं मूल निवास की बात से, कितने घबरा गए हैं भू कानून की बात से, और कितना घबराए हैं मोहित टिमरी के नाम से, और कितना घबरा गए हैं दिनेश चंद्र मास्टर जी के नाम से, जो ये डर गए हैं, बोगला गए हैं। अब हम तो पीछे नहीं हटेंगे, आप सब घर जाना अपने एक और घर में अपने बच्चों के चेहरे में देखना एक बार कि उनके भविष्य में कुछ संकट ना हो जाए, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारी मातृशक्तियों को एकजुट होना पड़ेगा। मातृशक्तियों ने उत्तराखंड आंदोलन में नेतृत्व किया था इस राज्य के आंदोलन का। अरे हम तो गौरा देवी की संतानें हैं, हम तिली रोतेले की संतानें हैं। हमें अपने इतिहास में देखना होगा। हमें वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, वो जानबूझ के स्कूलों में वो इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। कौन सा स्कूल है यहाँ जहाँ गौरा देवी के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ श्रीदेव सुमन के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ टीलू रोतेली के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ गोलू मावर के बारे में जाता है, जहाँ माधो सिंह भंडारी के बारे में बताते हैं, जहाँ उत्तराखंड हम सबने पढ़ा। हम स्कूल में आए जब, हमने तो उत्तराखंड आंदोलन के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। जब हमने उत्तराखंड आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो क्षेत्रीय अस्मिता है, उत्तराखंड आंदोलन पूरे इस देश का नहीं क्षेत्रीय आंदोलन था, और हमें अगर स्कूलों में उस आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ाया गया है तो आप सोच सकते हैं कि इतिहास को दबाने की किस तरह से साजिश हो रही है इस राज्य में। परंतु हम तो घर घर जाके उत्तराखंड आंदोलन के बारे में बताएंगे, 42 शहादतों के बारे में बताएंगे, अपनी मातृशक्ति के बारे में बताएंगे, और उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस राज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मैं आप सभी से यही पुनः निवेदन करूंगा कि अब एकजुट होने का समय आ गया है। अगर इस समय हम एकजुट नहीं हुए तो इस राज्य में पासवान मेयर तो क्या, पासवान जैसे लोग मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, हमें समझना होगा। खुला बोल रहे हैं, खुला बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हमने किसी भी समाज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं करी, परंतु चुनाव से लेकर आज तक हमारे समाज पर टिप्पणी करने का काम कर रहा है, और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम हमारे समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करोगे तो इस प्रदेश में चक्का जाम भी होगा, उत्तराखंड बंद भी होगा। अब हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब इस राज्य में अपना अधिकार लेना पड़ेगा। अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अरे बोल पहाड़ी हल्ला बोल, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जय हिमालय, जय हिमालय। धन्यवाद। रोशन भाई अभी यही रहेंगे, हम मंच में रहेंगे। रोशन भाई, आप लोग बड़ी बेसब्री से उन दो युवा चेहरों को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसे कौन से दो नौजवान हैं हमारे जिनके साथ ऐसा हुआ है। मैं आज उनको मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ, और भाई मोहित टिमरी जी को, भाई बेलवाल जी को, और भाई सुधीर भाई को, सबको, हिमांशु भाई को अनुरोध करूंगा, इन दोनों बालकों को, इनका स्वागत यहाँ पे माल्यार्पण कर इनका स्वागत करेंगे। मंच में आ जाएंगे दोनों हमारे युवा साथी अंकुश चौहान, आयुष रावत। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगे। ये छोटे छोटे हमारे भाई हैं, छोटे छोटे बालक हैं। मास्टर जी से अनुरोध करूंगा, मास्टर जी, अब मास्टर जी और कुसुम जोशी जी, आपसे भी अनुरोध करूंगा, इन बालकों का उत्साह वर्धन करेंगे। यहाँ पे आगे हमारे दिनेश चंद मास्टर जी, जोशी जी, भाई सुरेंद्र नेगी, हमारे भाई पार्षद सुरेंद्र नेगी, सूरी भाई, आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच में आ जाएंगे। ये जो दो बालक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, इनके लिए माला पड़ने वाली है। अब एक लड़का रावत है जो कि रामनगर से है, इसको आपने देखा होगा कि इसने जब मीम बनाए थे मुख्यमंत्री के ऊपर, तो उससे ऐसा किया गया था। और दूसरा ये हमारा
अंकुश चौहान, ये सब एक बड़े नामी चैनल की। सतीश रावत जी, पंकज अग्रवाल जी, लालमणि भाई, अरुण बीस जी, उसके बाद में उसे जो है धीरज रावत जी, सही लोग आ जाए। गिरफ्तार किया गुड़गांव से। उषा डंगवाल जी भी आ जाए। विनोद पोखरियाल जी हमारे भाई, सुरेश भट्ट भाई, सुदेश भाई, लालमणि भाई, विनोद पोखरियाल जी। अब सब तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप सबकी तरफ से ये हमारे जो मंच में हमारे मूल निवास के जो हमारे प्रतिनिधि खड़े हैं, आप सबकी ओर से इन दोनों बालकों का आशुतोष कोठारी जी आप भी आए। इन दोनों बालकों का यहाँ पर माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। मैं वो दोनों बालक हिमांशु तंवर जी भी आ जाए। आप दोनों बालक आगे आ जाएंगे, दोनों बालक यहाँ पे आ जाएंगे। सरदार सिंह पंडीर जी और पुष्पा रावत जी भी हमारे बीच में आगे आ जाए मंच में। ये दोनों बालक थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। इन दोनों बालकों के लिए जोरदार ताले आप लोग बजाएंगे इनके उत्साह बढ़ाने के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा मोहित भाई से, मास्टर जी से, हाँ माला बनाते रहेंगे और एक करके निकलते रहेंगे। मास्टर जी माला यहाँ लेके आ जाइए। खराब हो जाएगा, पैर करना पड़ता है। मैंने उधर से आगे से निकालते उधर। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सत्या कबरवान जी जो हमारे पार्षद हैं, उनसे भी नोट करूंगा वह भी मंच पे आगे इन दोनों बालकों का स्वागत करेंगे। भाई सत्या कबरवान जी। बड़े भाई सत्या कबरवान जी नवनिर्वाचित पार्षद हमारे अमित ग्राम से पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच में आगे इन दोनों बालकों का स्वागत करेंगे। इसके बाद सतेंद्र चौहान जी एक छोटी सी अपनी कोई कविता यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, वो तैयार रहेंगे। सतेंद्र चौहान जी। सुधीर रतूड़ी जी ग्राम प्रधान रानी पोखरी से हमारे बीच में, उनसे भी नोट करूंगा वह भी मंच में आ जाएंगे। सुधीर रतूड़ी जी का स्वागत करेंगे हमारे ग्राम प्रधान रानी पोखरी। ये हमारे बालक जो है थोड़ा अपना अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा अंकुश चौहान जी से। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि भाई साहब अंकुश चौहान जी से, अंकुश चौहान की बातों को आप जरूर सुनिए और गौर से सुनिएगा। और रावत का नाम क्या है, लड़के का नाम क्या है? ये दोनों भूतपूर्व सैनिक पितामह तृणा बुढ़ा कोटी जी भी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अनूप बसलियाल जी ढालवाला से पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। भाई अंकुश चौहान जी अपने अनुभव साझा करेंगे यहाँ पर। आप सभी को नमन। करीब चलो यार, करीब। मेरे साथ जो हुआ वो आप सभी को पता है। मैं अब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने सच लिखा था अपनी फेसबुक पोस्ट पे। मैं पहाड़ों के मुद्दों पर हमेशा मुखरता से लिखता हूँ। तो जो मैंने सच लिखा था, यहाँ जो प्रदेश का जो मुख्य जो तानाशाह है वो डर गया। उसने अपने शिकारी कुत्तों को फोन घुमाया। शिकारी कुत्ते मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के जो डीजीपी अभिनव कुमार रह चुके हैं, ये चीज उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो पुलिस को शिकारी कुत्ते समझती है। तो उन्होंने अपने शिकारी कुत्ते को फोन घुमाया और कहा कि गुड़गांव में ऐसा ऐसा एक लड़का है, सच लिख रहा है, उसे अपहरण करके देहरादून लेके आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि सर अगर हम उसका अपना अपहरण करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो तानाशाह ने बोला कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, वो उत्तराखंडी है, डर जाएगा और उसका समाज सोया हुआ है, कुछ नहीं करेगा।
उसे उठा के यहाँ ले आओ। तो वो भी समझ गए कि ठीक है, ऊपर से आदेश आया उठा के ला दे। वो उठा के ले आए मेरे को देहरादून, और वो मुझे डराने की कोशिश करी, मुझसे मेरा फ़ोन छीना, वो पोस्ट डिलीट करना चाहते थे, मतलब मुझे फंसाना चाहते थे। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने भी कहा कि मैं अपने लॉयर के बिना आपको कुछ बयान नहीं दूंगा, और ना मैं अपने फ़ोन का पासवर्ड बताऊंगा। आपको जो करना है कर लो, मैं आपसे अदालत में बात करूंगा और वहां से अपनी लड़ाई जीत के आऊंगा। हम अदालत में गए, हम जीते। अदालत ने उनको फटकार लगाई है, उनको कहा कि आप असंवैधानिक तरीके से ऐसे किसी युवक को कैसे उठा के ला सकते हैं। तो जो अदालत ने कहा उसका साफ साफ जो मतलब था वो यही था कि आप इसे किडनैप करके लाए हो। तो उत्तराखंड की पुलिस किडनैप करके लाती है युवाओं को, जो पहाड़ की बात करते हैं, जो उत्तराखंड की बात करते हैं, जो अंकिता भंडारी की बात करते हैं, जो भूकानून की बात करते हैं, जो मूल निवास की बात करते हैं, जो पहाड़ी एकता की बात करते हैं, उनकी आवाज दबाने का काम करता है यहाँ का तानाशाह जो मुखिया बन के घूम रहा है। वो हमारी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। उनको यही संदेश दूंगा, हम डरने वाले नहीं, हम कभी डरे नहीं, ना हम अभी डर रहे हैं। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मेरा परिवार मेरे सामने बैठा हुआ, हम नहीं डरेंगे। जो संघर्ष हम कर रहे हैं वो जारी रहेगा और हम रुकने वाले नहीं हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मंच पे मेरे साथ खड़े लुसुन भाई, मोहित भाई, आशुतोष भाई, हमारे बिष्ट जी, सबने मेरा साथ दिया है। वो पहले दिन से आखिरी दिन तक अभी मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी, जो हमारे अधिवक्ता थे, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जो संगठन मेरे साथ थे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मूल निवास भूकान संघर्ष समिति, देवभूमि युवा संगठन, पहाड़ स्वाभिमान सेना, सब मेरे साथ खड़े थे। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा संजय सिलवाल जी से और सीताराम भाई रणाकोटी हमारे वह भी आए, क्योंकि कल मैं उनको भी देख रहा था देहरादून में, पूरे दिन भर वो लगे रहे इन बालकों को छुड़ाने में। भाई सीताराम रणाकोटी जी, संजय सिलवाल जी, आप भी आ जाए, बालकों को माल्या पढ़कर इनका स्वागत करें। भगवान सिंह दवान जी, हाँ भगवान सिंह दवान जी भी कल देहरादून में थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे बहुत लोग हैं जो अपने लोगों के प्रति चिंतित हैं और आज वो लोग हमारे सबके साथ खड़े हैं। ये भाई जय परशुराम। हमारे बीच में अतुल गोसाई जी हरिद्वार से पहुंचे, उनका भी स्वागत है। जय किशन नेवली जी हरिद्वार से पहुंचे, उनका भी स्वागत है। इसके बाद अगले जो वक्ता है शांति प्रसाद थपलियाल जी। भाई शांति प्रसाद थपलियाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द मंच पे आ जाएंगे। और हाँ, जब तक आप सीताराम भाई दो सब बोलेंगे। जय बद्रीनाथ। मैं सबसे पहले जी भी उच्चारण करता हूं, भगवान बद्री विशाल का नौसी करता हूं। बोलो भगवान बद्री विशाल की, बोलो भगवान परशुराम की। और हमारे बीच में एक मरीज बैठा हमारा हिमांशु भाई, जौन ढालवाले बेटी प्रचंड जीत करी, उनका भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर जान। वक्त क्या की नहीं चली, वक्त भगवान बद्री विशाल तेणु वो भी बंदर ऋषिकेश नगर निगम में भी होंदू। मैं गढ़वाल महिला अपनी किले को हमारी की एक चीज रिकॉर्ड करना और हमारे गढ़वाल शब्द नहीं पकड़ सकते लोग। इधर मैं गढ़वाल में बन्यो, अगर हम गढ़वाल में भौकुच ऊपर लगो भौकुच ये बोले कि भौकुच हूँ क्या, इधर हम गढ़वाल में बन्या किले की वो सुने निवाण समझ में, जब इस लोग अपन निवाणियो तुम भौकुच को और समझ में। और हमने बोल रहा ये मंत्र में सण हमारे मानसु भाई दिन तो ओम चंदग्नि विद्महे महावीरा यदि में तन्नो परशुराम प्रचोदयाता। वो भगवान परशुराम मंत्र तो उस प्रसन्न करनो प्रकट करनो थे और वो आशीर्वाद पर एक कुछ दैत्य था बैठा असुर जो रात में भीतर बैठे और उन खाड़ खेलती न पूते और वो हमारे मास्टर रहे थी नहीं। बद्री विशाल एक भी तैणु था वही, बद्री विशाल टीरी तैणु होगी, बद्री विशाल ढालवाला तैणु होगी, बद्री विशाल गजा तैणु होगी, बद्री विशाल श्रीनगर तैणु होगी, बद्री विशाल 4 सदी देवराग में तैणु होगी। और तब ऋषिकेश में के पड़ियन किला को काली में राक्षस रात में हावी हो गया था।
था अब उन सोचना कि काल में क्यों बोलूं उन ही चीज सोचना में बेहोश हो जान। और वो मंत्र पढ़ने के बाद भी हमारा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी अब फेसबुक पर कुछ दिन मुझे मेरे गोलू भाई से निवेदन है कि गोलू भाई आप जरूर जान कहा गोलू भाई आप जरूर जान एक बार पूछे मुझे कि जब मंत्र पढ़ने नहीं हो तो वे की क्षमा भी मांगे जरा मेरा गढ़वाई भयबंद पत्रकार है गोलू भाई के लिए बहुत करीबी थे इला मैं गोलू भाई को नॉन लेने ठीक है ना वे को कहा मैं गोलू भाई सच क्यों ना बोलो तू मन पूछे दे कि मंत्र सच किला नहीं बोली मंत्री जी किला के समय को अब आओगे मुझे पुनः बोला भगवान बद्री विशाल की बोला भगवान बद्री विशाल लाल की बोला भगवान परशुराम की नागरजा नरसिंह घड़ियाल देवता दड़ बजे और 2027 में यूं सब उखाड़ी फेंक दे क्योंकि यम वो बारी हमसन यूं का जो हमारे दगड़ा यू खेल खेला यूसीसी लागू करी वो कहे कि हमारा उत्तराखंड का एक नासुर थे वे को भी घोर विरोध होगा भी सड़कों पर रैली निकल दी और सभी मातृशक्ति जब तक युवा साथी जन हमारे दगड़े यू सब से भी कहीं न कहीं एक हुए थे हमारे दगड़े आंदोलन रत रहा अभी मैं अपनी बाणी दे कि मैं विराम देना सोशल मीडिया पर चिल्लो नहीं दगड़े न पड़ा ये मैं गड़ो बनो और सुन लो हल्का लगे पासवान भाई चेला चाटा तो बहुत शब्द याद रखें ये बहुत पर चर्चा करें कि बहुत वहां क्या जय बद्री विशाल धन्यवाद सीताराम भाई। मैं अनुरोध करूंगा आयुष भाई से सूक्ष्म में 1 मिनट में 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे क्योंकि वक्ता ज्यादा है हमारे पास। नमस्कार सभी को मेरा जितने भी यहाँ पे मेरे बड़े जितने भाई बहन हैं और जितने भी काका बूढ़ा बूढ़ी नमस्कार। मतलब इतना ही कहूंगा कि इस प्रदेश में जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है जो जुर्म करते हैं जो क्राइम करते हैं और उनपे कुछ कार्रवाई नहीं होती लेकिन हम जैसे युवा जो अपनी आवाज रखते हैं अपने हक के लिए बात करते हैं हमारी किसी बहन के साथ गलत होता है हमारे किसी भाई के साथ गलत होता है तो हम उसके लिए आवाज उठाते हैं तो ये उल्टा हमें उठा के जेल में ले जाके डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं पर हम इनसे डरने वाले बिल्कुल नहीं है। हमने इन्हें चेता दिया है कल की घटना के बाद हमने इन्हें बता दिया है कि हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। कल भाई को जिस प्रकार से दिल्ली से गुड़गांव से उठा के यहाँ लाया गया था उसके बाद मैं काशीपुर में उस वक्त मौजूद था जब मुझे पता चला कि भाई को गुड़गांव से उठा के लाया गया है। मैं काशीपुर से तुरंत वहां से निकला और यहाँ भाई के समर्थन में पहुंचा। कल जिस प्रकार से हमने देखा कि दिन भर भाई को तब भी कोर्ट में पेशी नहीं की सुबह 11 बजे उनका वक्त था कि 11 बजे तक उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा हमें बताया गया था लेकिन वो 11 बजे तक नहीं पहुंचे उन्हें लाने में 3-4 बजा दिए गए। फिर जब हम वहां गए तो कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई कि जो तुमने ये असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई की है ये क्यों की है। लेकिन जिस प्रकार से किसके दबाव में काम हुआ है ये हमें ये देखना होगा कि आज भी सत्ता के दबाव में मतलब जो कौन लोग बैठे हैं जो पुलिस से गैर कानूनी काम और असंवैधानिक कार्य करा रहे हैं। क्या पुलिस अपनी मर्जी से कार्य कर रही है? ऐसा तो है नहीं कि पुलिस को किसी ने तहरीर नहीं दी होगी किसी ने तहरीर दी होगी तो उसी पे तो ये मुकदमा हुआ उसी के उस पे बेसिस पे मुकदमा हुआ होगा। आज से 1 साल पहले मुझ पे भी ऐसे एक छोटा सा 5-6 सेकंड का मैंने मीम बनाया था उसमें थोड़ी सी मैंने मुख्यमंत्री जी की आलोचना कर दी थी कि धामी जी जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दो। अंकिता भंडारी हमारी बहन थी उनके साथ इतना बुरा हुआ उस पर ध्यान दो। आप बात करते हो केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की उस पर ध्यान दो। यही कुछ मुद्दे उस मीम के जरिए मैंने रखे थे। तो मेरे घर पे भी शाम को तुरंत सुबह मैंने वीडियो डाली और शाम को तुरंत मेरे घर पे पुलिस आती है मुझे उठा के ले जाती है मारपीट करती है मेरा फोन जब्त करती है। अगले सुबह मुझे खुद छोड़ देती कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता। क्यों? कोर्ट में ले जाते तो कल जैसे भाई को न्याय मिला कोर्ट में जैसे फटकार लगाई गई पुलिस वाली को वैसे ही होता। तो जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा है हमें इस पे देखना होगा और जितने भी यहाँ पे लोग हैं हमें एकजुट और एकमुठ होकर इसके एकता का परिचय देना होगा। क्योंकि जैसे कल हम भाई के साथ जितने भी लोग मौजूद थे हम खड़े थे वहाँ और हमारे जितने भी वकील वहाँ मौजूद थे उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पेश किया क्या बोलते मुद्दे को और भाई को न्याय मिला। तो हमें जितने भी यहाँ जितने भी लोग हैं एकजुट हो गए आवाज उठाना पड़ेगा अन्याय के खिलाफ। और एक लास्ट में जाते जाते मैं एक बात और कहूंगा कि जिस तरीके से मेरा फोन और भाई के फोन को ट्रेस किया गया और
इस तरीके से हम पे कार्रवाई की गई, हमें घर से उठाया गया। ऐसे जो अंकिता भंडारी के लिए भी जो उस टाइम पे हुआ था, उनका फोन चेक किया था, सब चीजें उसमें चेक की गई थी, सब कुछ बताया किसने किया, क्यों किया। आज 2 साल से ज्यादा उस केस को हो चुका, आज भी न्याय नहीं मिला। लेकिन जब हम बात करते हैं उनको न्याय दिलाने की, किसी और को न्याय दिलाने की, भ्रष्टाचार में बात करते हैं, हमें तो सुबह पुलिस उठाती है, शाम को ले जाती है, अगले दिन हम पे कार्रवाई हो जाती है, मारा पीटा जाता है, अगले दिन कोर्ट में भी ले जाया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, किसी का खून हो जा रहा है, केदार भंडारी, रणवीर रावत, अंकिता भंडारी, ऐसे कई नाम इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? हम जो अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, हमें तो तुरंत उठा के ले जाते हैं। इन लोगों के जितने का आज तक जिनका मर्डर किया है, जिनके साथ गलत हुआ है, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो लास्ट में अब ज्यादा वक्त तो बोलने के लिए नहीं दिया गया, इतना ही कहूंगा, एकजुट हो जाओ और एकमुठ हो जाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो और उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास के लिए लड़ो। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा शांति भाई से, सूक्ष्म है क्योंकि वक्ता ज्यादा है, अभी मोहित भाई ने बोलना है, उसके बाद मास्टर जी ने भी यहाँ पे अपने उद्बोधन करने हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। नीचे जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम। इंद्रमणि बडोनी जी जिनके कारण ये प्रदेश मिला है, उनको हम भूल रहे हैं। इंद्रमणि बडोनी जी को याद करते हुए, और जो 42 लोग हमारे यहाँ थे जिन्होंने शहादत दी है, उनको नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कह दी है, जमीन जमीन और जमीन की बात चल रही है यहाँ पे, लेकिन हम एक बात ये क्यों भूल जा रहे हैं कि कोई भी आदमी दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र यहाँ जमीन लेने आ रहा है तो वो किसी की कलपट्टी में पिस्टल लगाकर जमीन खरीद रहा है क्या? वो विधिवत रूप से रजिस्ट्री करा रहा है, उसका दाखिला करवा रहा हो। तो ये जमीन बेचने वाले और जमीन बिकवाने वाले लोग हैं कौन? ये हमारे लोग हैं, ये हमारे बीच के लोग हैं। हम गाली दे रहे हैं चंडीगढ़ वाले को, पंजाब वाले को, सारा पहाड़ बिक गया, सारा मैदान बिक गया, नदी नाले खाले सब बिक गए, लेकिन बेचने वाले हैं कौन? ये हमारे बीच के लोग हैं। मेरी बातें करवा ले सकती है, लेकिन मुझे सच कहने से कोई डर नहीं है। सबसे पहले तो ये कसम खा लो कि जमीन देंगे तो जो अपने पहाड़ का, अपने उत्तराखंड का आदमी है, 100 गज 50 गज उसे देंगे, नहीं कमाएंगे लाभ दादा। यहाँ का आदमी 2000, 3000, 10,000 रुपए गज के खरीद सकता है, लेकिन बाहर के आदमी को जिसको सुकून चाहिए वो मुंह मांगे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए देगा। खदरी में रोड साइड पे 1 लाख रुपए गज जमीन हो गई है, 1 लाख रुपए गज। खदरी की बात कर रहा हूं मैं, कितना अंदर जाके हो। तो बेचने वाले कौन है? हमारे लोग, 2 पैसे कमीशन के चक्कर में। तो पहले जहां जितनी बातें चल रही है, अरे मूल निवास सरकार लागू करेगी, कब करेगी, जब करेगी, लेकिन पहले हम अपने आप में तय कर ले, अपने दिल में हाथ रखकर कसम खा ले कि ठीक है, जैसा और दुकानदारी काम है, व्यापार करना, एक्टिंग करना, सब प्रकार के काम होते हैं, ऐसे जमीन खरीदना बेचना ये भी एक काम है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम दिल पे, आत्मा पे हाथ रख ले कि मैंने तो अपनी उम्र को खा क्या भी बोलने जा रहा हूं मैं किन लोगों को बैठा के जा रहा हूं अपने गांव के अंदर। आज डेमोग्राफी चेंज खदरी के अंदर, लक्कड़ घाट के नीचे नाले जो थे वो नाली बना दिए गए, 60-60 फुट के नाले जो थे वो 4-4-5 फुट की नालियां बना दी। वहां कौन आ रहा है? वो सीवर ट्रीटमेंट के पानी के नीचे कौन आ रहा है? बिजनौर का आदमी, इटावा का आदमी, मैनपुरी का आदमी, जो 3,000 4,000 पूरी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। कौन है वो चेंज करने वाले? हमारे लोग। यहाँ पे मूल निवास की बातें हो रही है, सरकार का है, पहले हम अपना आप तो तय कर रहे हैं। तो एक विषय तो मेरा ये है कि पहले खुद तय कर ले, आपस में चिंतन कर ले, यार किसको बैठा रहे हो? जितने डीलर यहाँ बैठे होंगे, प्रॉपर्टी का काम करते हो, अपनी अंतर की अपने मानी वाला कुछ प्लाट, सारी जगह ये स्थिति आने वाली है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि ये आंदोलन, ये तो टेंट, ये माइक की सब है, इसमें खर्चा लगता है साहब। कौन करेगा इतना खर्चा? तो हमें करना क्या है? जितनी माताएं बैठी है, बहन बैठी है, मेरे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग बैठे, अपने मन में संकल्प ले ले कि भूल निवास और भू कानून से संबंधित, क्योंकि देखो मां डरती है बच्चे को कहीं भेजने में, मां डरती है अपनी बेटी को कहीं भेजने में। एक संकल्प ले ले कि अगर हमारा बच्चा मूल निवास और भू कानून के कहीं जा रहा है, किसी रैली कार्यक्रम में, तो लेट हो गई आना होगा, तो उसे जाने की अनुमति देंगे, उसे रोके नहीं। ये तय कर रहे हैं कि
क्या मेरा बच्चा हक हकूक मिला, ठीक है मेरे बेटे को नहीं मिला, किसी के बेटे को तो मिलेगा हक खान। अगर आज बॉबी भाई ने वो हक्कम सिंह जैसे आदमी पकड़ा है तो खदरी के अंदर 14 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। धन्यवाद करता हूं उस मंच के माध्यम से बॉबी भाई पवार हमारे बीच में रही है। उसने अपना जीवन में नौकरी चाकरी करके अपने बच्चे पाल सकता, अपना परिवार चला सकता था, उसकी बड़ी टफ कंडीशन है, लेकिन अपना समर्पण दिया तो खदरी जैसी जगह से आज 14 लोग जो है सरकारी नौकरी भर्ती हुई है। आएगी तो हम अपने अपने स्तर पे। दूसरा विषय सुझाव इस विषय में जो मेरा था कि इस सरकार का पिंडदान करने का समय आ गया है, आ गया है। जो लोग मैंने कभी किसी मन से प्रेमचंद अग्रवाल के लिए वोट मांगे थे कि उस समय की जरूरत थी, लेकिन आज मैं इसी बात से कह रहा हूं, बता सकते हैं मैं इसी बात से कह रहा हूं, कोई डर नहीं है किसी का। तो अभी परसों कह रहे थे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने और नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। छोड़ने की बात नहीं है, खाई बन चुकी है तो बन चुकी है। हमारे लिए कोई बाहर का आदमी नहीं लड़ेगा, ये खाई खींच चुकी है। जिस दिन मूल निवास भू कानून की रैली ऋषिकेश में निकली थी और हम आईडीपी तक त्रिवेणी घाट तक पैदल गए थे तो जान लग गया ना, मैंने अपनी कानों सुना, उनने ये पहाड़ी एक बार फिर पागल हो गए, ये पहाड़ी पागल हो गए। हम पागल है क्या? और अगर हम पागल है तो पूरे पागलपन से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और मूल निवास भू कानून हम लागू करेंगे। ये कोई अग्रवाल पासवान ये लागू न करेंगे, न इनकी सोच हो सकता है ये, लेकिन हमारे खून के अंदर है तो लागू करने की जिम्मेदारी भी हमारी। इसके लिए मेरा सुझाव है कि किसी एक जगह पे नहीं, छोटी छोटी माताएं बहनें अपने चौराहे नुक्कड़ मोहल्ले पे सरकार का जैसा होता है ना कि हम पूजा करने के बाद सारा सामान इकट्ठा करके गंगा जल प्रोवाइड करते हैं, तो जो लोग विधानसभा के अंदर भर्ती हुए वो लोग तो बाहर बैठ गए और जिन्होंने भर्ती किया वो आज भी विधानसभा के अंदर बैठे हुए। जांच करेगा कौन? सरकार तो इनकी, लेकिन इनको जीने नहीं देंगे। मैं कह रहा है पूरा पैकेज बनाएंगे। उनकी बालिका का शनिवार को बंद रहता है सचिवालय, लेकिन उस दिन में नौकरी लग रही है वहां पेड़ का। हम आप एक फोटा काट दे, मुकदमा तैयार है, उनके लिए क्या है? तो मेरे को सुझाव है, मैं करूंगा इस काम को कि अपने अपने चौराहे पे 3, 4, 5 लोग सरकार का पुतला बनाए, उस पुतले की पूरे गांव के अंदर सब यात्रा निकाली जाए और चौराहे पे आके उस पुतला दहन किया जाए और यह रोज का कार्यक्रम बना दिया, रोज का, ताकि ये झंडे जाए दूर तक सरकार का पिंडदान कर दिया। क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ से मंचों से बात कहेंगे कि 27 में सबक सिखाएंगे, 27 में सबक सिखाएंगे, तो ये जनता बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, 4 दिन में भूल जाती है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ता पहले भल्ला फार्म में कार्यक्रम हुआ, 2.5 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास हुआ और वही की जो जनता कल तक गाली दे रही थी, वो प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद, वो जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मुझे जिस दिन शंभू पासवान जी, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, जिस दिन वो मोदी जी से मिलवा रहे थे, जब वो फोटो मैंने देखा तो ऐसा लगा कि जूता पड़ा है यहाँ पे पड़ा है जूता। तो हमारे लोग ये आग जो है रोज जलनी चाहिए, 27 में 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये मोहित भाई ये खाली यार ऋषिकेश का थोड़ी है, इनके अंदर वो बहुत जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश को जगाना है। तो हम अपने चिंता करते हैं कि पहले रोज नहीं तो हफ्ते में एक चौराहे पे 5-7 माताएं बहनें इकट्ठी हुई, मोहल्ले में सब यात्रा निकाल दो, ताकि चिंता अंदर आए कि सरकार की विदाई कर रही है हमने। एक हमारा विषय ये, और इसमें में जो हमारे 60 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो गए, अगर कल कानून और मुकदमे की बात आएगी तो कोई बात नहीं, उन्हें तो अपनी नौकरी करके आगे नए बच्चों के साथ दिक्कत है कि सरकार जैसे 2 बालकों को फंसा दिया ऐसे फंसा सकती है। तो एक काम ये भी किया जाए, एक जो यूसीसी की बात आ रही है, इस पर खुल के अभी संक्षेप में बात हो रही है। ये जो लिव इन रिलेशन, ये भी भाई ने कहा अवैध संबंध, तो मैं सीधा सा इसको, मेरा शब्द है, ये रखेल बनाने की प्रक्रिया है, रखेल के रूप में रख रहा है। ये क्या हमारा समाज स्वीकार करेगा? रखेल अगर ये इतना बड़ा कलेजा था तो आज 4-5 बार की गुजरात में सरकार इनकी है, सब कुछ वहीं से आ रहे हैं, वहां क्यों नहीं लागू किया इन्होंने? ये प्रयोग देवभूमि के अंदर हो रहा है और इसकी आज समझ नहीं रहे। कल हमारी लड़की 18 साल की हुई, देहरादून कोर्स करने के लिए गई, वहां किसी से शादी कर ली तो ना माँ और ना पिताजी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा सकते। आज कम से कम डरी हुई लड़की के पिताजी आ जाएंगे, रिश्तेदार आ जाएंगे, बजरंग दल आ जाएगा, स्वर्ण परिषद आ जाएगा, लेकिन कल लिव इन रिलेशन में अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, उस लड़की को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। तो हम एक जगह पे हमेशा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन अपने
चौराहे पे, नुक्कड़ पे। और एक बात मैं और कहता हूं कि जितने फेसबुक पे मास्टर जी के चुनाव में चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे देश के वोट इसी से पड़ने वाले हैं। मैं फेसबुक भाई बहुत अच्छा है, चलाते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा कर मिले, थोड़ा सा कर मिले कि आज प्रदेश के मुखिया धाकड़ स्वामी का पुतला फूंकते हुए एक फोटो, मैंने तो फूंक दिया इसका पुतला, इसका मुर्दा फूंक दिया, तुम क्या फूकोगे? देखा होना चाहिए फेसबुक के मीडिया के जो चलाते हैं, जिन्हें शौक है वो मीडिया में जबरदस्ती बातों, आज ये किया आज वो किया, ये काम शुरू कर दे तो ये काम अगर आज शुरू होगा तो ये आग चलती रहेगी। और 27 तक हमारे बीच में से पूरे प्रदेश में ऐसा ना बीजेपी की हटा देगा तो कांग्रेस की आ जाएगी, वो हर मुंह में शेर बैठे हुए। तो व्यवस्था ये रहेगी कांग्रेस को हटा के बीजेपी और बीजेपी को हटा के कांग्रेस, व्यवस्था ये नहीं है कि आपके बीच से होना चाहिए ये। तो ये कैसे निकलेगा जब हमारे चौराहे पे, नुक्कड़ पे, गांव गांव गली गली तक कार्यक्रम पहुंचेगा जैसे उत्तराखंड आंदोलन का होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शांति भाई, पूर्व शासन के अध्यक्ष थे हमारे, आज पूरी गर्मजोशी के साथ उन्होंने अपने विचार यहाँ पर रखे। मैं अनुरोध करूंगा हर्ष व्यास जी से, हर्ष व्यास जी आप मंच पर आ जाएंगे, इन दोनों बालकों का सम्मान यहाँ पे करेंगे। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे मूल निवास भू कानून समिति के जो हमारे संयोजक हैं उत्तराखंड के भाई मोहित डिमरी जी से, और उसके बाद आप सबको संबोधन करेंगे हमारे मुख्य आकर्षक दिनेश चंद मास्टर जी। तो आप मास्टर जी को जरूर सुनेंगे। इससे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई मोहित डिमरी जी से कि वो अपने विचार यहाँ पे रखेंगे। धन्यवाद चौहान जी। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो आग आज आप लोगों के सीने में जली है, इस आग की लौ अब बुझनी नहीं चाहिए। ये आग अब ज्वाला का रूप लेनी चाहिए। बात मैं आप लोगों से कहने पर आया हूं। आप मेरे साथ देख रहे होंगे दो साथी, दो योद्धा इस राज्य के, भाई अंकित चौहान और आयुष रावत। ये दोनों इस राज्य के बहुत बड़े योद्धा हैं। पुलिस से नहीं डरते हैं, सरकार से नहीं डरते हैं, और जेल के सलाखों में अगर सरकार भेजती है तो भी डरते नहीं है, डट कर मुकाबला करते हैं। और यही हुआ। आने वाले समय में इस राज्य की तस्वीर बदलेंगे, ऐसा मैं पूरा भरोसा है। मैं देख रहा था, हमने आप में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से एक भी फोन नहीं किया, एक भी व्यक्ति को हमने ऐसा फोन नहीं किया कि आपको आज स्वाभिमान संघनाद में आना है। इसके बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में आए, इसका यही मतलब है कि आप लोग इस राज्य में बदलाव चाहते हैं, जिसका शंखनाद आज इस ऋषिकेश की धरती से होने जा रहा है। आज आप देखिए, इस बात को गहराई से समझना होगा